गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हाइब्रिडाइजेशन की। देखो, हम समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक मस्ट कंडीशन है फॉर बॉन्डिंग। ओके, बॉन्डिंग को देखो वीबीटी ने समझाया कि ओवरलैपिंग होती है पर्टिकुलर दो आइटम्स के जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं आउटर शेल के, उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, आपस में मिक्स होते हैं और बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद हमने देखा कहीं कहीं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो रही थी, जैसे कि CH4 मॉलिक्यूल के केस में। तो वहाँ से एक कंसेप्ट हमारा अराइज हुआ जिसे हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिटल मिक्स होते हैं आपस में, तो उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने कंडीशंस देखी कि आपके हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, सभी तरीके के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरमिक्स हो सकते थे। मस्ट कंडीशन क्या थी कि उनकी जो एनर्जी है वो कंपेरेबल हो, यानी वो एक ही शेल के या फिर ऑलमोस्ट एक ही शेल के होने चाहिए, ताकि उनकी एनर्जी ना तो बिल्कुल कम हो ना ज़्यादा हो, कंपेरेबल एनर्जी हो। जो भी मिक्स हो रहे हैं, इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं जो भी ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी कंपेरेबल हो, ना किसी की कम हो ना किसी की ज़्यादा हो। ये चीज़ हमने देखी थी। फिर उसके बाद हमने देखा जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते थे उतने ही, जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे थे उतने नहीं हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे। ये सब हमने देखा। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन जब स्टार्ट किया तो CH4 मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुआ था। उसी CH4 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं, तो हमारी कंसेप्ट और क्लियर होती है। जैसे देखो, हमसे कहा जाए कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। ओके, CH4 को हम मिथेन भी कहते हैं, जानते हैं सभी, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आप देखोगे सेंट्रल एटम कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। कार्बन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा वैलेंस शेल का, तो 2s2 आया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे शो करोगे 2s2 S में दोनों पेयर्ड है और 2p में दोनों अनपेयर्ड है। अब देखोगे कि हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है इसको बॉन्डिंग कितने हाइड्रोजन के साथ करनी है? 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी है, यानी इसे अपने 4, ठीक है, और इसे ओवरलैपिंग के लिए अपने इसके 4 ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। कार्बन को अपने 4 ऑर्बिटल चाहिए जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले हो, बट यहाँ तो 2 ही ऑर्बिटल है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब बॉन्डिंग कैसे होगी, कैसे ओवरलैपिंग होगी कार्बन की इन चारों हाइड्रोजन के साथ? तो वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिला। हमने क्या किया, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन एक्साइटेड हुआ और अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने मूव करवा दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दो इंटरमिक्सिंग हो गई ना ऑर्बिटल्स की, ठीक है। अपनी एनर्जी एक्सचेंज की इन्होंने इस तरीके से। क्यों की एनर्जी एक्सचेंज? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन करना था और इनकी एनर्जी कंपेरेबल थी, दोनों एक ही शेल के, 2s और 2p, एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है दोनों ऑर्बिटल्स की। तो इन्होंने अपनी एनर्जी क्या किया, एक्सचेंज की, और इस तरह से इससे हमने ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग कह दी, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हो गया और इस तरह 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिले। इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में चारों हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स आएंगे और ओवरलैपिंग करेंगे, इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी। समझ में आ रही है चीज़, ठीक है। तो अब हमने बॉन्डिंग तो करवा दी, बॉन्डिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है। कार्बन के सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन से देखा कि एक S और 3p इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम डिटरमाइन करते हैं कि CH4 में कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। जितने ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरमिक्सिंग हुई है ना, उन्हीं को हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पर हम कहते हैं कि यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये चीज़ क्लियर होती है। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C2H6, यानी इथेन में हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। इथेन को आप ऐसे भी लिखते हो CH3 लिखते हैं ना, ऐसे भी इथेन को, ठीक है। तो सेंट्रल एटम यहाँ भी कार्बन है, कार्बन की बॉन्डिंग पहले हम देखेंगे। ये कार्बन है CH3, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के थ्रू दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेम ऐसे ही ये वाला कार्बन भी 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों पर सेम कंडीशन है तो ऑब्वियसली दोनों पर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, एक कार्बन के लिए कैलकुलेट कर लो हाइब्रिडाइजेशन, आपको दोनों का सेम ही मिलेगा, दोनों पर सेम कंडीशन है, ओके। तो देखो होगा क्या कि ये जो कार्बन है, सबसे पहले आपने ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, वही 2s2 ठीक है। बॉन्डिंग देखो कार्बन की 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ हो रही है, यानी इसे ओवरलैपिंग के लिए अपने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, बट इसके पास तो 2 ही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ होगी, एक्साइटेड स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करेगा, ओके, इंटरमिक्सिंग करेगा अपने ऑर्बिटल्स की, और इस तरह से इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल मिलेंगे, जिसमें ये 3 के साथ इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेगा और एक कार्बन के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ भी जो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, जो इंटरमिक्सिंग हुई, वो एक S और 3p के बीच में हुई, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। समझ में आती है ना ये चीज़,
ठीक है। अब देखो एक इस तरह से कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और भी हम देखेंगे, जो जो कंसेप्ट आती जाएंगी मैं आपको समझाती जाऊंगी। एक बार देखो हाइब्रिडाइजेशन हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है कि इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का ही कैलकुलेट किया जाता है, ओके। और जो उसके जो हेल्पर एटम होते हैं वो तो बॉन्डिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है ना। अब एक शॉर्ट ट्रिक देख लो हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ओके। आप कोई कंपटीशन देते हो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आपसे कोई एक मॉलिक्यूल देकर उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, तो वहाँ ये शॉर्ट ट्रिक आपके काम आ सकती है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ कार्बन था, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। उसके बाद प्लस करोगे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, अगर उसके साथ कोई मोनोवैलेंट एटम जुड़े हुए तो उनके नंबर ऐड कर लो। जैसे कि मोनोवैलेंट यानी जिनकी वैलेंसी 1 हो, सिंगल हो, जैसे कि हाइड्रोजन है और हमारे हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मोनोवैलेंट है, इनकी वैलेंसी सिंगल होती है, तो उनका नंबर ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि CH4 के केस में अगर आप देख सकते हो, कार्बन पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो आप 4 करोगे, ठीक है। प्लस मोनोवैलेंट हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH4 में 4 जुड़े हुए, तो ये 4 कर दोगे। समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस करोगे। अब क्या जोड़ोगे उसमें, नेगेटिव चार्ज। अगर कोई नेगेटिव चार्ज उस पर लगा हुआ है, जैसे मान लो CH4 नेगेटिव होता है, ये समझ में आ रहा है ना, तो जितना नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है -1 -2 उसको जोड़ लोगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। और फिर माइनस क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, जैसे CH4 प्लस होता है, ये पॉजिटिव चार्ज यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से गायब है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर दोगे, ठीक है। इतना कुछ किया, फिर उसके बाद इन सबको करने के बाद आप इन्हें डिवाइड कर दोगे 2 से, ओके। देखो कैसे, CH4 के केस में हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, मोनोवैलेंट एटम 4 है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ओके। अब डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल इसका आंसर क्या आता है, 4 आता है। अब 4 किसे इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि इसके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, क्या sp2 में होते हैं, क्या sp3 में होते हैं, ऑब्वियसली sp3 में होते हैं, एक s और एक p। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक काम में आती है हमारे जब हम कंपटीशन में इन्हें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो आप एक बार इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, ठीक है। तो देखो, जैसे कि अगर हमसे कहा जाए कि कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH4+। NH4+ आपको दे दिया, आपसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है। करके देखेंगे हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। सबसे पहले सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से ग्रुप में आता है नाइट्रोजन, 15th ग्रुप में, यानी 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, तो 5 किया आपने। प्लस मोनोवैलेंट हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, तो वो -1 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाता है ये, वही 8/2 यानी 4। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए 4, इट मीन्स कि इसके पास कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा, ओके। इसी तरह आपसे कहा जाए SO4 - 2 में कैलकुलेट करो, SO4 - 2 में सल्फर पर कैलकुलेट करो हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली में आता है ना, ऑक्सीजन के बाद सल्फर है, 6 है। मोनोवैलेंट कोई जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन कैसा है, बाइवैलेंट है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो इसका नंबर कैलकुलेट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। सिर्फ मोनोवैलेंट हाइड्रोजन या हेलोजन्स में से कोई जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो 6 हो गया। अब आपके पास मोनोवैलेंट है नहीं, नेगेटिव चार्ज है, -2 है, यानी कि इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो उन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। यहाँ भी वही 4 आंसर आएगा, यानी यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आती है ये चीज़। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन को। अब एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब तक हमने बात की थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है।
इन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व थे। अब हम बात करेंगे उन एलिमेंट्स के हाइब्रिडाइजेशन की जिनमें डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो देखो बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल देखो जनरली थर्ड शेल, जब आपका थर्ड शेल कहो या आप कहो थर्ड पीरियड से आपका डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपका डी शेल स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डी में फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स डी में भी एक्साइटेड हो सकते हैं जब अगर डी ऑर्बिटल है। तो वहाँ पर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, वो चीज़ देखेंगे। तो देखो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पर्टिकुलर 4 टाइप हैं। सबसे पहले DsP2 यानी एक डी एक एस और 2 पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। तो ज्योमेट्री या शेप कैसा होता है मॉलिक्यूल का, स्क्वायर प्लेनर। आपने sp का शेप देखा था, लीनियर होता है, sp2 का ट्राइगोनल था, sp3 का टेट्राहेड्रल था। इनके शेप भी हमें ध्यान में रखने हैं। फिर sp3d यानी एक एस 3 पी और एक डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगी। फिर होता है sp3d2 या d2sp3, ओके, तो ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। कैसे sp3d2 होता है, कैसे d2sp3 होता है वो देखेंगे हम, ठीक है। जब इनर शेल वाला डी इन्वॉल्व होता है तो d2sp3 और आउटर शेल वाला डी इन्वॉल्व होता है तो sp3d2 होता है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कौन से मॉलिक्यूल में, PCl5 मॉलिक्यूल में, ओके। देख के लग रहा है आपको कि फॉस्फोरस है, इसको कितने 5 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करनी है, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले इसको ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है, ओवरलैपिंग करने के लिए। तो देखो कैसे ये एडजस्ट करेगा हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो सबसे पहले फास्फोरस का आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन देखो 3s2 3p3, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में ही आता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में। कैसे शो करोगे ग्राउंड स्टेट को, इस तरह से, ठीक है। इसमें दोनों पेयर्ड है और पी में तीनों अनपेयर्ड है, ओके। 3 अनपेयर्ड है यानी कि 3 क्लोरीन तो जुड़ सकते हैं, बाकी बच्चे में 2 क्लोरीन कहाँ जाएंगे, उसके लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो देखो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, जब आपको 3s 3p तो मालूम है, ऑब्वियसली जब थर्ड शेल स्टार्ट हो गया तो डी ऑर्बिटल्स भी होंगे इसके पास, वो डी ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर देगा यहाँ इस डी में। समझ में आ रही है नहीं ये चीज़, ठीक है। तो इस तरह 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें। इस तरह से इस एक्साइटेड स्टेट में इसकी हमें ये देखने को मिल रही 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल ने इसकी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। कौन कौन से 5 ऑर्बिटल हैं, एक एस था, 3 पी है और एक डी है, ठीक है। इन्हीं की वजह से तो बॉन्डिंग हुई है, ओके। तो इस तरह हम हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या कह सकते हैं, sp3d कह सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 5 है फास्फोरस के पास। मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं, क्लोरीन मोनोवैलेंट ही है ना, हेलोजन और हाइड्रोजन ही जोड़ने होते हैं हमें। 5 मोनोवैलेंट है तो 5 + 5, ओके। कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या आ गया 5 आंसर आएगा। यानी इसके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाला हाइब्रिडाइजेशन है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला, यानी कि 5sp3d। समझ में आती है ये चीज़, ठीक है। अब देखो शेप की अगर हम बात करें तो देखो sp3d में हमारा शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को इस तरह से शो करते हैं, ये ट्राइगोनल है, ठीक है, और ये इस तरह से बाइपिरामिड बन जाता है, ओके। और ये जो बॉन्ड है, ये जो दोनों बॉन्ड है, ये हमारे एक्साइल बॉन्ड कहलाते हैं, एक्साइल बॉन्ड, जो कि प्लेन में ऊपर और पीछे की तरफ होते हैं। और ये जो 3 बॉन्ड प्लेन में प्रेजेंट है, इन तीनों बॉन्ड्स को हम नाम देते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्लियर होता है ये। अब एक मॉलिक्यूल और है जिसका एग्जांपल देखते हैं, हम इस हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप इसे नोट डाउन करो। जैसे कि हमसे कहा जाए कि हमें SF6 मॉलिक्यूल है, ठीक है, सल्फर का हेक्साफ्लोराइड है, उसमें सल्फर का हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है SF6 में, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सेंट्रल एटम हमारा सल्फर है, ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में आता है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, 3s2 3p4, ओके। ग्राउंड स्टेट कैसे शो करोगे इसकी ग्राउंड स्टेट शो करेंगे हम 3s एंड 3p, 1 2 3, 3s में दोनों पेयर्ड है, 1 2 3, 3 अनपेयर्ड और उसके बाद पेयरिंग हुई, ठीक है। 3d इसका आपको खाली पड़ा हुआ मिलेगा। समझ में आ रही है चीज़। अनपेयर्ड कितने हैं, 2 ही अनपेयर्ड है, जबकि बॉन्डिंग 6 फ्लोरीन के साथ हो रही है। तो कैसे बॉन्डिंग होगी, ये अपने
दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रमोट कर देगा, एक पी से करेगा और एक एस से करेगा। समझ में आ रही है चीज़। तो इस तरह इसके पास 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल मिल जाएंगे और 6 आपके पास फ्लोरीन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट देखेंगे इसकी। एक्साइटेड स्टेट में एक तो प्रमोट करेगा यहाँ से और एक प्रमोट कर देगा यहाँ से। समझ में आ गई ये चीज़। तो यहाँ पर जो हमें हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा इस तरह से। ठीक है, ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है। 3s में एक रह गया एक्साइटमेंट के बाद, 3p में 3 सिंगल रह गए और इस तरह से 2 यहाँ पर मोट हो गए। तो कितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, 1s 3po 2d ने। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। ओके, समझ में आती है ये चीज़। ये sp3d2 है और sp3d2 मिलने के बाद हमारा जो शेप हो जाता है वो कैसा हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। ठीक है, देखो ऑक्टाहेड्रल कैसे होगा, ये सल्फर है, इस तरह से हम ऑक्टाहेड्रल शेप को शो करते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा हाइब्रिडाइजेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, कैसे कैलकुलेट करते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी हमने सीखी है। SF6 में आप कैलकुलेट करके देखना शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, मोनोवेलेंट फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ हमारा। अब हम एक और थ्योरी है हमारी जो कि हमारी बॉन्डिंग को और भी अच्छे से क्लियर करेगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद एक और थ्योरी आती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम उसका डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, आप इसे नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बॉन्डिंग को समझाने वाली एक लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी की, जिसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो, ये ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो हमारे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर बेस्ड है, जिस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस्ड थी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी कि जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल मिलते हैं तो उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, इस तरह से हम समझा सकते हैं ओवरलैपिंग को। ठीक है, ये ओवरलैपिंग होगी और इनके इलेक्ट्रॉन इस तरह से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग को समझाया उसने कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल्स मिले, उनके बीच में ओवरलैपिंग हुई और बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि जब भी ऑर्बिटल्स मिलते हैं, एटम के ऑर्बिटल मिलते हैं, हम इन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहेंगे, कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो ओवरलैपिंग ना होकर दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये चीज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने समझाई। मेन डिफरेंस जो था उनके बीच में यही था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि इंटरमिक्सिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जबकि इसने क्या कहा कि मॉलिक्यूल बनता है बट दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, और उसके अलावा देखो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो अज्यूम करती है बॉन्ड ऑर्डर को इन फ्रैक्शन। जैसे कि आपने पढ़ा है बॉन्ड ऑर्डर अभी, कि बॉन्ड ऑर्डर या तो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर किसको एक्सप्लेन करता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो उसने बॉन्ड ऑर्डर को फ्रैक्शन में भी बताया। कैसे, वो चीज़ हम देखेंगे। और उसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो वर्क करती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर। जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखो कहाँ फेल होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि जो O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन जो है वो डायमैग्नेटिक है, जबकि वैलेंस जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसने प्रूफ कर दिया कि जो O2 है, ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अब कैसे आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हो वो सब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझेंगे। फिर उसके अलावा मोटी जो है एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। दो मॉलिक्यूल को कंपेयर करो, फिर उनकी स्टेबिलिटी बताओ, तो वो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बता सकते हो। उसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वर्क करता है पर्टिकुलर वेव फंक्शन पर। याद है आपको, वेव फंक्शन हम साई से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, और वेव फंक्शन क्या बताता था, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी एटम में बताता था, जिसको हमने ऑर्बिटल भी नाम दिया था। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम ये सब डिस्कस करके आए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने वेव फंक्शन पर ज़्यादा जोर दिया और वेव फंक्शन से ही उसने हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये नए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अराइज जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यहीं से हुआ। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो चीज़ एक्सप्लेन की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कुछ और एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो हमने एक क्राइटेरिया देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहाँ कहाँ वर्क करती है, क्या चीज़ हमें समझाना चाहती है।
ठीक है। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं, ठीक है, कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या एक्चुअल में ये हमें समझाएगा, फिर उसके बाद हम आगे अपना चैप्टर फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसे नोट डाउन कर लो आप। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहती है। सबसे पहले तो देखो कि इस थ्योरी को हर्न एंड मिलिकेन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1932 में डेवलप किया था, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले तो थ्योरी क्या कहती है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैन जो इसका डिफरेंस था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, वही चीज़ इसका मैन की पॉइंट है कि क्या कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और उनसे दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल। जितने ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मान लो 4 ऑर्बिटल कंबाइन हुए, दो एक एटम के, दो दूसरे एटम के, तो 4 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होते हैं, ठीक है, लीनियरली कंबाइन होते हैं, तो उनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, ठीक है। कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो चीज़ भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन विच हैज़ कंपेरेबल एनर्जीज। जिनकी एनर्जीज कंपेरेबल होती है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ वही कंबाइन होते हैं। ऐसा नहीं कि एक 1s का कंबाइन हो रहा है तो दूसरा 3s का कंबाइन हो रहा है। कितना डिफरेंस है 1s और 3s में, ठीक है, तो उनकी एनर्जीज कंपेरेबल नहीं है तो वो कंबाइन नहीं होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन दे फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो 2 कंबाइन हुए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, जिसमें से एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसे सिग्मा या पाई से डिनोट करते हैं। दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिन्हें हम सिग्मा स्टार या पाई स्टार से डिनोट करते हैं। उसके बाद है 6 पॉइंट, बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी। बॉन्डिंग है, ऑब्वियसली बॉन्डिंग नाम ही इनको इसलिए दिया गया है कि इनकी वजह से बॉन्डिंग होगी, तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और एनर्जी लोअर होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करो तो इनकी एनर्जी हायर होगी, इसीलिए तो बॉन्डिंग नहीं कर रही है, और स्टेबिलिटी कम होगी। फिर 6 पॉइंट है ऑर्बिटल्स बन गए आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब क्या होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है 1s 2s जैसे कि हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होंगे, ठीक है। तो ये तो था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अजम्पशंस, ठीक है। अब इसको कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे कि कैसे ऑर्बिटल्स बनते हैं, किस तरह से हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो आप इन अजम्पशंस को पढ़ो, इन्हें अच्छे से याद कर लो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की पूरी एक्सप्लेनेशन कि किस तरह ये बॉन्ड ऑर्डर को फ्रैक्शन में बताता है, किस तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करता है, वेव फंक्शन कैसे साथ में लेता है, वो सब हम देखेंगे। आप इनकी पॉइंट्स को नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।